हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम भाई। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे टॉपिक की, मैं बात कर लूँ तब तक बात कैंडिडेट लाइव आते हैं। टॉपिक की हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान का भाग 3। नीतू जाट, वेरी गुड मॉर्निंग। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग तीसरा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे थे। और कुछ एक यानी आप मानकर चलें लगभग 10 मिनट का आपका टॉपिक शेष बचा हुआ है मौलिक अधिकार। उसके बाद फिर हम बात करेंगे भाग 4 के, भाग 4 जिसमें आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। उसके बाद हम डीपीएसपी के टॉपिक की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को एक बार कंप्लीट कर दें तो स्वागत है आप सभी का। एक बार जल्दी से आप लोग लाइव कनेक्ट हो जाएं। अच्छा चलिए, तब तक जो कैंडिडेट मुझे लाइव देख रहे हैं, एक बार 2 मिनट मैं लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 31 के बारे में लास्ट, और आज हमें आर्टिकल 32 पढ़ना है। तो 31 के बारे में हमने पढ़ा था राइट टू प्रॉपर्टी। जो आर्टिकल 31 हुआ करता, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करता, उसमें क्या बात थी? उसमें था राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है तो संपत्ति से वंचित करने के विरुद्ध उसके पास अधिकार था। लेकिन जब भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ 1978 में, तो उसके द्वारा 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और संवैधानिक अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में वो वर्तमान में आर्टिकल 300 में रखा गया है। यानी पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता, वर्तमान में आता है आर्टिकल 300 में। तो एक बार आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाकर लीगल राइट बनाया गया किस प्रधानमंत्री के समय, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आगे टॉपिक आज का स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, आज का आपका टॉपिक रहेगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया भाई? अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, आपको ध्यान से समझना है। नीतू जाट, मोरारजी देसाई, बिल्कुल नीतू आपने सही बताया कि जिस समय 44वां संशोधन करवाया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। प्रवीण नगेंद्र, गुड मॉर्निंग जी। चलिए टॉपिक की बात कर ले। टॉपिक आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इंग्लिश में इसे बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल प्रिया यादव, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आपके मौलिक अधिकार के टॉपिक में केवल ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, आर्टिकल 32 लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद हम भाग 4 पर चलेंगे। भाग 4 जिसमें मैंने अभी आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिनको बोला जाता है। तो उसकी बात करेंगे। एक बार 10 मिनट का समय लेकर एक बार मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? देखिए, आपको ध्यान से समझना है। जितने भी आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, हमारे सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में जो आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान किया गया है। क्या काम आता है भाई? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब क्या हुआ कि संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों का किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा हनन किया जाता है, हमारे मौलिक अधिकारों का हमें लाभ नहीं मिल पाता है, तो हम उसकी रक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? शुरू में मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को
इस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि अंडर द आर्टिकल 32 5 रिट्स हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मैंने एक बात बोली थी कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार है कि दोनों ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कब? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है। लेकिन अभी मैंने एक बात बोली कि अंडर द आर्टिकल 32 5 रिट्स हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के अनुसार किसके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाएगी? केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी आर्टिकल 32 ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। फिर बात आती है कि हाई कोर्ट का वर्णन कहाँ चला गया? बात आती है हाई कोर्ट का वर्णन कहाँ चला गया? यहाँ तो मैं आपको ये बात बोल रहा था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं हाई कोर्ट का तो जिक्र ही नहीं कर रहा। तो ध्यान रखेंगे कि अंडर द आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट इज आल्सो ऑथोराइज्ड, हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 226 के अनुसार। तो ये आपको दोनों में अंतर याद रखना है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के अनुसार। और अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट जारी करेगा कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 226 के अनुसार। दोनों में ये आपका अंतर रहेगा। मानसी यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोनों में आपका अंतर रहेगा कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी की जा सकती है। ये आपका भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बात कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उसे लाभ नहीं मिल पाता है, जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ पहुंचेगा? वो या तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा या फिर वो हाई कोर्ट में पहुंचेगा। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को निश्चित करने के लिए, उस व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती हैं। अब वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन सी हैं? वो 5 प्रकार के रिट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जयश्री यादव, गुड मॉर्निंग। अभी जो बाद में जुड़ते जा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो अब मेरा ध्यान सीधा टॉपिक पर रहेगा, आप भी टॉपिक पर फोकस कीजिए। मैंने कहा कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की रिट होंगी भाई? 5 प्रकार की। कौन कौन से 5 प्रकार? ध्यान दीजिए, कौन कौन से 5 प्रकार होंगे। देखिए, सबसे पहली जो रिट होती है जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं एक बार 500 के नाम लिख देता हूं, फिर 500 में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जो रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोला जाता है हैबियस कॉर्पस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। सबसे पहले रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी आती है परमादेश, आपने नाम सुना होगा। दूसरी जो रिट आती है परमादेश, मैंडामस। दूसरी रिट हो जाएगी भाई परमादेश। तीसरी जो रिट आती है वो तीसरी रिट कौन सी होगी? तीसरी हो जाएगी उत्प्रेषण। तीसरी रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी, वो रिट कौन सी होगी? उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। रोहित, अजीत सिंह, केपी यादव, बिल्कुल भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। तीसरी रिट हमने कौन सी बताई? सर्टियोरेरी, उत्प्रेषण। चौथी रिट कौन सी आती है? चौथी आ जाती है भाई प्रतिषेध। प्रतिषेध कह दीजिए, निषेध कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोहिबिशन।
पांचवी रिट कौन सी आती है? पांचवी आती है अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। पांचवी कौन सी आती है? अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताई हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे मैंडामस प्रमादेश, सर्टियोरेरी उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, क्यो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। क्या मतलब है? पांचों का अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से समझते रहना क्या क्या अर्थ होता है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कौन सी आई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब क्या है इसका? देखिए, हैबियस का अर्थ क्या होता है? हैबियस का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंट करना। हैबियस मतलब फिजिकली प्रेजेंट करना। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं हैबियस कॉर्पस कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है कि जिस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों का हनन किया है उस व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंट किया जाए, उस व्यक्ति को फिजिकली सामने लाया जाए। यानी जिस व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है उस व्यक्ति को फिजिकली प्रेजेंट करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो कहलाती है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उस व्यक्ति को जब फिजिकली वहां पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, यानी उसका लाभ उसे दिलवाया जाता है। एसएससी ने एक बार एक प्रश्न पूछा था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन से रिट लगाई जाती है? तो ध्यान रखना कौन सी रिट लगाई जाएगी? हैबियस कॉर्पस लगाई जाएगी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाई जाती है। वहां पर जो ऑप्शन डाला गया था वो ऑप्शन इसको इस प्रकार से लिखकर दे दिया गया था। वहां पर इस प्रकार से एक ऑप्शन लिखा हुआ था हैबियस कॉर्पस, ये आपकी रिट होती है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। मान लीजिए अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो मेरे मौलिक अधिकारों का लाभ जिसके कारण से मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो मैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचूंगा। कौन सी रिट लगाऊंगा? हैबियस कॉर्पस लगाऊंगा। और जब मैंने हैबियस कॉर्पस लगाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जिस व्यक्ति के विरुद्ध मैंने रिट लगाई है उस व्यक्ति को फिजिकली वहां प्रेजेंट करने का आदेश देगा, और वो क्या कहलाता है? वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो ये भाई सबसे पहले रिट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न आप याद रखेंगे कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है परमादेश, मैंडामस। दूसरी आती है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सरकारी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या फिर कोई भी सरकारी संस्था, उसकी जो भी ड्यूटी है, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी है, अगर वो किसी भी पद पर बैठा हुआ है तो उसके पद की कुछ ना कुछ ड्यूटी है कि आपको इस पद पर बैठकर ये काम करने हैं। और यदि वो अपने ड्यूटी का सही तरीके से पालन नहीं करता है, अगर वो अपनी ड्यूटी का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा, तो फिर न्यायालय के द्वारा उस कर्मचारी, उस अधिकारी या उस संस्था को यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन कीजिए। और जब किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को या किसी संस्था को कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है तो वो आदेश क्या कहलाता है? वो आदेश कहलाता है परमादेश। वो आदेश कहलाएगा भाई परमादेश। ये दूसरी रिट। यहाँ पर हमने मौलिक अधिकारों के बारे में ये नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति सीधे जाकर लगाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी रिट लगाएगा? वो हैबियस कॉर्पस लगाएगा। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी संस्था सही तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वो आदेश कहलाता है परमादेश। समझ गए होंगे आप दोनों को। तीसरा क्या आता है? देखिए, तीसरा आता है उत्प्रेषण। अब इस उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है कि जो निचली अदालत होती है, जो मतलब कि निम्न जो न्यायालय होते हैं, ये ध्यान रखना कि ये उत्प्रेषण जो रिट है ये हमेशा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, निम्न न्यायालय को जारी की जाती है, निचली अदालत को जारी की जाती है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। यानी हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है कि अगर कभी ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट संवैधानिक रूप से सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फिर हाई कोर्ट उस लोअर कोर्ट को जो आदेश जारी करता है वो आदेश क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी। इसके बाद अगला आता है, देखिए, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है
कि अगर कभी भी किसी भी निम्न न्यायालय ने, किसी भी लोअर कोर्ट ने, अगर किसी भी लोअर कोर्ट ने अगर किसी भी विवाद में अगर कोई भी निर्णय दिया है तो उस निर्णय को हाई कोर्ट इसके तहत रद्द कर सकता है। प्रोहिबिशन के तहत, इस रिट के तहत क्या कर सकता है, उस निर्णय को रद्द कर सकता है। यानी उत्प्रेषण का मतलब मैंने आपको यह बताया कि जब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को संवैधानिक तरीके से कार्य करने का आदेश देता है तो वह उत्प्रेषण कहलाएगा, और जब लोअर कोर्ट के किसी फैसले को, किसी निर्णय को हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाता है तो वो प्रोहिबिशन कहलाएगा। उसके बाद आता है क्यो वारंटो, अधिकार प्रच्छा। देखिए प्रच्छा एक संस्कृत का वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ में कह सकता हूं पूछना। अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी संस्था अगर वो अपने पद पर है, कोई भी अधिकारी अपने पद पर है, कर्मचारी अपने पद पर है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है कि तुम्हें इस अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करना है। लेकिन अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से, अपने लिमिट से बाहर जाकर यदि वो काम करता है तो फिर कोर्ट के द्वारा उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, तुम्हारा क्राइटेरिया कहाँ तक है, तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है, और तुमने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये जो काम किया, ये काम करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया है। ये यानी किसी भी व्यक्ति से उसका अधिकार क्षेत्र पूछना क्यो वारंटो कहलाता है। या फिर इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी पद को हासिल करता है, अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी पोस्ट को हासिल करता है, किसी भी, सीधी सी बात है भाई, अगर वो पोस्ट को हासिल करेगा तो पोस्ट के साथ उसके पोस्ट के अधिकार भी मिलेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से, गलत तरीके से अधिकारों को हासिल कर लेता है, पोस्ट को हासिल कर लेता है, तो कोर्ट के द्वारा उसकी उस पोस्ट को निरस्त भी किया जा सकता है। ये आता है क्यो वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। तो ये भाई 5 प्रकार के रिट। अब इन 5 रिट में अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए और साथ में आप इसे कैप्चर कर लीजिए। अगर इन 5 में किसी को भी कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो बता दीजिए। साथ में आप इसे कैप्चर कर लीजिए जल्दी से। नीतू जाट, नो डाउट। बाकी भाई और किसी को कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो? नागेंद्र यादव, नो डाउट सर। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं, कुछ एक बातें और बता देता हूं एक बार आर्टिकल 32 के बारे में। प्रिया यादव, शीतल यादव, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आर्टिकल 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है भाई? संविधान की आत्मा। किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आप ध्यान रखेंगे किसने कहा संविधान की आत्मा? डॉक्टर P.R. अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 को। बिल्कुल जयश्री यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 को। अगर स्पेशली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 32 को। और अगर सीधा आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अगर सीधा बिना डॉक्टर अंबेडकर का नाम आए, अगर सीधा आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर आप क्या कहेंगे? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ध्यान रखना, दोनों प्रश्नों में अंतर ध्यान रखना। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना को कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप और ठाकुर दास भार्गव, नाम याद रख लेना, प्रस्तावना के टॉपिक में पढ़ाए गए थे आपको।
अगर सीधा आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। अगर पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो किसे कहा जाएगा, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 ही एक वो आर्टिकल है जो हमें अपने मौलिक अधिकारों का लाभ दिलाता है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वो आर्टिकल कौन सा आएगा, वो आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, 14 से 32 तक मैं पढ़ा चुका हूं सारे मौलिक अधिकार। अब मैं मौलिक अधिकारों के कुछ एक प्रश्न है वो बताने लग रहा हूं आपको। 2 प्रश्न तो ये हो गए। अगला प्रश्न आप याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को संविधान का सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। सबसे अधिक आलोकित, लाइटफुल, प्रकाशमय, प्रकाशमान संविधान का। ध्यान रखना, सबसे अधिक आलोकित भाग यदि पूछा जाए कौन सा, तो भाग 3। किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। तीनों प्रश्न याद रखना आप कि डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को आलोकित भाग कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि संविधान की आत्मा सुभाष कश्यप ने किसे माना है, प्रस्तावना को माना है। कैप्चर कर लीजिए। चलिए भाई आगे बात करते हैं। 1-2 प्रश्न और है मौलिक अधिकारों के बारे में, वो और बता दूं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं, कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, या फिर इसी प्रश्न की लैंग्वेज में यह भी बना सकता हूं कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। बात तो एक ही है भाई, कौन से मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। बात तो एक ही है, प्रश्न चाहे किसी भी रूप में कह लें हम, चाहे तो हम ये कह दें कि कौन से अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है। या फिर मैं ये कह दूं कि कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते मतलब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो आंसर दीजिए जल्दी से, कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखा गया है। नागेंद्र यादव सर आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35 के बारे में ओरली बता दीजिए। बिल्कुल नागेंद्र यादव मैं बता देता हूं। देखिए आर्टिकल 12 में डेफिनेशंस दी गई है। किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनका वर्णन आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो आर्टिकल 12 आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशंस ऑफ स्टेट्स, राज्य की परिभाषा है, साथ में मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकारियों का वर्णन है। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट, जो भारत की संसद है, वो आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट हैव राइट टू मेक अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 कहता है कि जो भारतीय संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। आर्टिकल 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। यानी आर्टिकल 12 में डेफिनेशंस ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। आगे आपने कहा कि आर्टिकल 33, 34, 35 के बारे में बता दीजिए। तो देखिए 33, 34 और 35 सैनिक कानून है, ये हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों सैनिक कानून है जो हमारे नागरिकों के अधिकार हैं, वो नागरिकों के अधिकार हमने 14 से 32 तक पढ़ लिए। तो 33, 34, 35 के बारे में आप केवल इतना ही याद रखेंगे कि आर्टिकल 33, 34 और 35 तीनों सैनिक अधिकार हैं, सैनिक कानून है। मैंने प्रश्न आपसे ये पूछा था कि कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, और केवल एक भाई का आंसर आया। और मैंने आपसे पूछा इसलिए था कि शायद
जहां तक मुझे याद है मैंने पहले ये प्रश्न का आंसर आपको दिया था। जैसा कि प्रवीण ने बताया, कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ध्यान रखना, याद रखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15 क्या था? धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत। समझ गए होंगे आप मेरी बात। जन्म स्थान वहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये हमने विदेशियों को दे दिया, तो भाई विदेशियों का जन्म स्थान तो दूसरा होगा और फिर तो हम उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल 15 उसके पास नहीं होता, विदेशियों के पास। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसरों की समानता, रोजगार में अवसरों की समानता। अगर वैकेंसी आएगी तो विदेशी नागरिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भारतीय ही अप्लाई कर पाएंगे, विदेशियों के पास नहीं है आर्टिकल 16। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 आपको पढ़ाया गया था, हाँ बिल्कुल नहीं, तो 16 में अवसरों की समानता है। आर्टिकल 19 क्या है? आपको बताया था विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, तिरंगा फहराने का अधिकार, भारत भ्रमण का अधिकार, भारत में निवास का अधिकार। क्या है? सारा आर्टिकल 19 ही तो है भाई। अब आर्टिकल 19 में यदि विदेशियों को दे दिया जाए तो फिर तो उनको भारत में भ्रमण करने के लिए ना वीजा की आवश्यकता है, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। फिर तो उनको वो भारत में आसानी से निवास भी कर लेंगे, वो तिरंगा भी आसानी से फहराएंगे। फ्लैग होस्टिंग उनके पास अधिकार नहीं है वर्तमान में, तो ध्यान रखना आर्टिकल 19 में उनके पास नहीं होता। आर्टिकल 29 और 30 मैंने आपको बताया था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं दोनों, यानी अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अधिकार। कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आकर अपने कल्चर का प्रचार नहीं कर सकता है, याद रखना। कोई भी विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत में आकर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते, बाकी सारे अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त होंगे। अब देखिए यहां से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? और वहां पर 4 ऑप्शन जो थे उसमें से एक ऑप्शन था तिरंगा फहराने का अधिकार, जो सही आंसर था। एक ऑप्शन डाला गया था तिरंगा फहराने का अधिकार, जो आपका सही आंसर था, क्योंकि तिरंगा फहराने का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 में आता है। आप केवल आर्टिकल याद रख लें, आर्टिकल 15 क्या है, 16 क्या है, 19 क्या है, 29 क्या है और 30 क्या है। मैंने आपको बता दिया, 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान, वंशक्रम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 अवसरों की समानता देता है। आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति, तिरंगा फहराने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, भारत भ्रमण का अधिकार, भारत में निवास का अधिकार, ये बातें आ जाती हैं। आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों कल्चरल और एजुकेशनल है, संस्कृति से संबंधित है और शैक्षणिक अधिकार है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वहां पर जो आपका सही आंसर होना चाहिए था वो ये ऑप्शन होना चाहिए था, तिरंगा फहराने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। तो बताइए भाई ये कंसेप्ट समझे या नहीं समझे? कैप्चर कर लीजिए इसे, और कुछ भी अगर पूछना है तो बता दीजिए। यहां तक अगर आपको कुछ भी पूछना है तो निसंकोच बताइए। नीतू जाट डन है सर, अजीत सिंह जी सर। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए मैं मौलिक अधिकारों के टॉपिक को कंप्लीट करते हुए एक लास्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं। जो आपका मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट करते हुए लास्ट पॉइंट पर बात कर रहा हूं। और वो लास्ट पॉइंट क्या है आपका? वो लास्ट पॉइंट रहेगा मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। लास्ट पॉइंट है भाई मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद। कौन कौन से केस सुप्रीम कोर्ट में गए, मुख्य केस कौन कौन से थे, उनकी हमें यहाँ पर बात करनी है। बहुत सारे थे, 4-5 महीने उनकी बात करूंगा। देखिए कुछ एक विवाद हैं मौलिक अधिकारों को लेकर, और जो विवाद हुए उन विवादों में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न रखा गया। तो पहले मैं आपके सामने चर्चा कर लूं कि वहां पर कोर्ट के सामने प्रश्न क्या रखा गया। तो देखिए प्रश्न रखा गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? ये प्रश्न है इन विवादों में। जितने भी विवाद हैं उन विवादों में प्रश्न केवल एक ही है, और प्रश्न ये है कि क्या संसद के द्वारा
मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? और इस प्रश्न को लेकर कौन कौन से विवाद हैं? देखिए विवाद बता रहा हूं आपको। सबसे पहला जो विवाद आता है, जो मुख्य आपको पढ़ने हैं, शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य। शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य। दूसरा जो विवाद आता है, दूसरा आता है भाई सज्जन कुमार वर्सेज राजस्थान राज्य। तीसरा विवाद आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। चौथा विवाद आता है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। और पांचवा विवाद आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ। 5 विवादों के नाम मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, देखिए 5 विवाद हैं। विवादों में प्रश्न पूछा गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? कितने विवाद हो गए? 5 लिख दिए बोर्ड पर। कौन कौन से? सबसे पहला शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य। दूसरा कौन सा हो गया? सज्जन कुमार वर्सेज राजस्थान राज्य। तीसरा गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य। चौथा केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। और पांचवा मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ। समझते रहे क्या आंसर आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया। तो देखिए पहला जो विवाद हुआ शंकरी प्रसाद वर्सेज बिहार राज्य, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि हाँ मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। निर्णय क्या आ गया कि हाँ मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा विवाद हुआ सज्जन कुमार वर्सेज राजस्थान राज्य, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि बिल्कुल मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यानी दोनों विवादों में डिसीजन आ गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा विवाद होता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, डिसीजन आया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ निर्णय आया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा विवाद हुआ केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य, निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और पांचवा विवाद हुआ मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ, निर्णय आया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देखिए 5 विवाद, 4 विवादों में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। एक विवाद आता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य, जिस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस विवाद के निर्णय में कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी किस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। आप याद रखेंगे कौन सा है? गोलकनाथ। एग्जाम की दृष्टि से एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आता है कि गोलकनाथ विवाद में यह कहा गया। देखिए 5 विवाद हैं, 4 चाहे याद मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, गोलकनाथ याद रखना, क्योंकि गोलकनाथ विवाद में यह कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। तो विवाद कौन सा हो जाएगा? गोलकनाथ। अगला विवाद आता है, देखिए केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। अब अगला जो विवाद होता है मिनर्वा मिल्स विवाद, इस मिनर्वा मिल्स विवाद में मूल ढांचे शब्द को स्पष्ट किया गया था कि मूल ढांचे शब्द का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर मूल ढांचे शब्द को स्पष्ट करते हुए इसका अर्थ बताया गया भारत की एकता व अखंडता। इसका अर्थ बताया गया भारत की एकता व अखंडता, कि मूल ढांचे शब्द का अर्थ होता है एकता, बंधुता व अखंडता। इस विवाद में यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। मतलब अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन मत करना जिससे भारत की एकता या अखंडता को खतरा पैदा होता हो।
यानी ऐसा संशोधन नहीं किया जाना चाहिए जो भारत की एकता या अखंडता के लिए खतरा साबित हो, जो भारत की एकता या अखंडता को नष्ट करे। इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। तो ये भाई 5 विवाद हैं। 3 प्रश्न है यहाँ पर। कौन कौन से 3 प्रश्न है? तीनों प्रश्न आप सुन लीजिए। पहला प्रश्न तो ये है कि किस विवाद में निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता? तो आप बता देंगे गोलकनाथ विवाद। दूसरा प्रश्न ये है कि किस विवाद में संविधान के मूल ढांचे शब्द का प्रयोग किया गया? तो मूल ढांचे शब्द का प्रयोग किस विवाद में हुआ है? केशवानंद भारती विवाद में। तीसरा प्रश्न ये है कि किस विवाद में मूल ढांचे शब्द को स्पष्ट किया गया? तो मूल ढांचे शब्द को स्पष्ट कौन से विवाद में किया गया? मिनर्वा मिल्स विवाद में। अगर ये पूछा जाए कि मूल ढांचे शब्द का प्रयोग कौन से विवाद में किया गया, तो मूल ढांचे शब्द का प्रयोग किया गया केशवानंद भारती विवाद में। और मूल ढांचे शब्द को स्पष्ट कौन से विवाद में किया गया, इसकी व्याख्या कौन से विवाद में दी गई, तो इसको स्पष्ट किया गया मिनर्वा मिल्स विवाद में। और मूल ढांचे शब्द की व्याख्या करते हुए, इसको स्पष्ट करते हुए इसका अर्थ क्या बताया गया? तो इसका अर्थ बताया गया था भारत की एकता व अखंडता। ये कंप्लीट हुआ भाई आपका टॉपिक मौलिक अधिकार। कैप्चर कीजिए और मौलिक अधिकार शुरू से लेकर लास्ट तक किसी को कुछ भी पूछना है बता दीजिए जल्दी से। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसी को भी अगर कुछ भी पूछना है तो बता दीजिए। कैप्चर कर लिया होगा भाई आपने इसे। अब मैं आप लोगों की कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप मुझे बताएं यहाँ तक क्या पूरे मौलिक अधिकारों के टॉपिक में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो निसंकोच बता दीजिए। शीतल यादव क्लियर है सर, अजीत सिंह क्लियर है, नगेंद्र यादव। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। प्रिया यादव, नीतू जाट, चलिए बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी समझ में आ रही है? ईमानदार से बताओ एक बार, सभी ईमानदार से बताओ मुझे, पॉलिटी समझ में आ रही है? नगेंद्र यादव ने पूछा आर्टिकल 29 ओरली बता दूं, मौखिक रूप से बता दूं आर्टिकल 29 क्या है। आर्टिकल 29 कहता है कि देखिए जो, हाँ नगेंद्र यादव मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 29 क्या बात कहता है। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। समझा क्या कहता है आर्टिकल 29? राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि हमारी संस्कृति, हमारे लिपि और हमारी भाषा की रक्षा का अधिकार। जैसे जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी लिपि है, जो हमारी भाषा है, अगर किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका दुष्प्रचार किया जाता है, हमारी संस्कृति को नुकसान यदि पहुंचाया जाता है किसी के भी द्वारा, तो हमें ये अधिकार है कि हम हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 29 आपको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। समझ गए होंगे? नीतू जाट ने कहा फेवरेट सब्जेक्ट है सर मेरा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी, और मैं कोशिश करता हूँ इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी ऐसा है कि जिसमें आर्टिकल ही आर्टिकल आते हैं या फिर डेट ही डेट आती जाएंगे, यानी एक तरीके से बोरियत भरा विषय है पॉलिटी। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। बाकी अगर जीके हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो इतिहास पढ़ने और पढ़ाने में या फिर ज्योग्राफी में ही ज़्यादा आनंद आता है। बात करेंगे पॉलिटी के बाद, उनकी भी बात करेंगे, हिस्ट्री वगैरह की बात करेंगे। फिलहाल तो पॉलिटी को ही कंप्लीट कर लें। तो भाई चलें अगले टॉपिक पर। देखिए हम संविधान के, मैंने कहा था कि संविधान में 22 भाग हैं और 22 भागों को हमें पढ़ना है। 3 भाग आपके संविधान के कंप्लीट हो चुके हैं, भाग पहला, भाग दूसरा और भाग तीसरा। निशु यादव ने पूछा नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे? भाई नेक्स्ट क्लास में मैं अभी करवा रहा हूँ टॉपिक कंटिन्यू, आप ये ना सोचें कल करवाऊंगा। अभी अपने पास क्लास का समय बचा हुआ है तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। निशु अभी शुरू कर रहा हूँ भाई, मैं डीपीएसपी शुरू कर रहा हूँ भाग 4। तो
भाग 3 भाग आपने पढ़ लिया। नगेंद्र यादव कह रहे हैं कि सर जैसे फेस्टिवल्स में इंटरफेयर ना हो, भाई ये फेस्टिवल्स में इंटरफेयर ना हो, ये आर्टिकल 26 है। जब आप बात कर रहे हैं ये आर्टिकल 26 में आता है कि जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं, वो हम बिना किसी रोक टोक के सेलिब्रेट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 हमें ये अधिकार देता है। तो मैं अभी आपका अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। भाग 3 तक आपने पढ़ लिया। अब देखिए हम बात करते हैं संविधान का भाग 4, संविधान का चौथा भाग, पार्ट 4, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है भाई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में हम इनको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल नीतू जाट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल में आ जाते हैं? अगर हम आर्टिकल की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि नीतू ने बताया, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। देखिए आप पढ़ाने का तरीका अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको आर्टिकल 1 से पढ़ाना शुरू किया था। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पहला भाग था, फिर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दूसरा भाग जो कि नागरिकता से संबंधित था, उसमें हमने 5 से 11 आर्टिकल पढ़े थे। 12 से 35 तक आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिए। अब 36 से 51 क्या शुरू कर दूंगा? 36 से 51 पे शुरू कर रहा हूं मैं नीति निर्देशक तत्व, और फिर आएगा 51 कै। 51 कै में क्या आ जाएंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 52। 52 से शुरू हो जाएगी फिर आपकी केंद्र सरकार, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो वहां से 52 से हम स्टार्ट कर देंगे, राष्ट्रपति से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के बारे में। देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जब भी मुझे ध्यान रखना एक बात का कि जब भी मुझे बार बार लिखना पड़ेगा ना, बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं बार बार नीति निर्देशक तत्व नहीं बोलूंगा, मैं इनको शॉर्ट में बोलूंगा। ध्यान रखना, डीपीएसपी आप समझ जाएंगे। डीपीएसपी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मतलब क्या हो गया? नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मैं अब डायरेक्ट डीपीएसपी शब्द का इस्तेमाल करते हुए चलूंगा। देखिए क्या होते हैं डीपीएसपी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको जब मौलिक अधिकारों का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का नाम था तेज बहादुर। एक कमेटी बनाई गई थी तेज बहादुर सप्रू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू समिति। इस समिति ने एक सिफारिश दी थी। सिफारिश क्या दी समिति ने? समिति ने यह कहा कि हमारे संविधान में 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। समिति ने क्या कहा कि हमारे संविधान में अधिकार होने चाहिए। कितने प्रकार के अधिकार? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। एक वो अधिकार कि अगर उन अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया जाता है तो नागरिक न्यायालय में जा सकें। एक अधिकारों का प्रकार कौन सा होगा कि अगर उन अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया जाता है तो नागरिक न्यायालय में जा सकें, कोर्ट में जा सकें। और दूसरे अधिकार वो होंगे कि अगर वो अधिकार नागरिकों को ना भी दिए जाएं, अगर उन अधिकारों से वंचित भी कर दिया जाए तो भी नागरिक कहाँ नहीं जा पाएंगे? न्यायालय में नहीं जा पाएंगे। यानी तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने कहा था कि 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। एक अधिकार वो होने चाहिए जिनके विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है, और एक वो होने चाहिए कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। और इस कमेटी के आधार पर ही हमारे संविधान में 2 प्रकार के अधिकार शामिल किए गए। 2 प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में शामिल किए गए। कुछ अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक शामिल किए गए जिन्हें हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और कुछ अधिकार आर्टिकल 36 से 51 तक शामिल किए गए जिनको हम बोलते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए अंतर क्या है कि अगर आपको अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, अगर आपको अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको खूब बता दिया मौलिक अधिकारों के टॉपिक में कि अगर आपको मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं मिलता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने डीपीएसपी का लाभ नहीं मिलता है,
तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। समझ में आ गया हो गया? डीपीएसपी के विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो तेज बहादुर सप्रू कमेटी की बात को मानते हुए इसी कमेटी के सुझावों के आधार पर हमारे संविधान में दोनों प्रकार के अधिकार शामिल किए गए हैं, जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसमें डीपीएसपी भी आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो एक बार आप इस पॉइंट को कैप्चर कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको। चलिए अब मैं इसके बारे में आपको आगे बता दूं, डीपीएसपी के बारे में। देखिए डीपीएसपी होते क्या हैं। देखिए सीधा सा मैं आपको ये बता दूं कि डीपीएसपी होते क्या है। मैं एक शब्द लिख देता हूं, उसी शब्द से आप सारी बातें समझ जाएंगे कि डीपीएसपी क्या होते हैं। राज्य के कर्तव्य, या मैं कह दूं राज्य के दायित्व। डीपीएसपी क्या होंगे भाई? राज्य के कर्तव्य या राज्य के दायित्व। कि जो राज्य है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं, उस सरकार के क्या क्या दायित्व हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो डीपीएसपी कहलाते हैं। अभी आप आगे इनको पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे 12 से 35 तक हमने अपने अधिकारों की बात की थी कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। अब मैं उन कर्तव्यों की बात कर रहा हूं, उन दायित्वों की बात कर रहा हूं, उन ड्यूटीज की बात कर रहा हूं, जो ड्यूटीज किसको सौंपी गई हैं? जो स्टेट को सौंपी गई है। जो अधिकार किसको सौंपे गए, जो कर्तव्य किसको सौंपे गए? वो राज्य को सौंपे गए हैं। इन्हीं को बस डीपीएसपी बोला जाता है। अब सीधा सा मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे जो भी कर्तव्य हैं, अभी जैसे आप आगे नागरिकों के कर्तव्य पढ़ेंगे, ये तो मैं राज्य के कर्तव्य बता रहा हूं आपको। जब आप आगे नागरिकों के कर्तव्य पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जो कर्तव्य हैं, मेरे जो कर्तव्य हैं, अगर मैं अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करूंगा तो मैं एक अच्छा नागरिक कहलाऊंगा। सीधी सी बात है। इसी प्रकार जो राज्य के कर्तव्य हैं, अगर राज्य उन कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेगा, अगर राज्य डीपीएसपी को फॉलो करेगा, तो वो राज्य कैसा बनेगा? जनता के हित का काम करने वाला बन जाएगा, जनता के भले का काम करने वाला बन जाएगा। उस राज्य के नागरिक खुशहाल होंगे। सीधी सी बात है। अगर राज्य अपने सभी कर्तव्यों को, जितने भी कर्तव्य राज्य को सौंपे गए, जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं, अगर राज्य अपने सभी कर्तव्यों को फॉलो करने लग जाए, सभी कर्तव्यों को पूरा करने लग जाए, तो राज्य के जो नागरिक होंगे वो खुशहाल होंगे। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और वो राज्य कैसा बन जाएगा? वो राज्य बन जाएगा एक लोक कल्याणकारी राज्य। कैसा राज्य बन जाएगा भाई? वो बन जाएगा एक लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी, लोक यानी समाज या नागरिक, लोगों का कल्याण करने वाला राज्य बन जाएगा यदि वो अपने कर्तव्यों को निभाएगा। तो अब यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या आता है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व रखने का उद्देश्य क्या है? संविधान में नीति निर्देशक तत्व रखने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी मैं कह सकता हूं कि इनका एम क्या रहेगा, इनका उद्देश्य क्या रहेगा डीपीएसपी का? तो उद्देश्य रहेगा टू मेक ए वेलफेयर स्टेट। उद्देश्य क्या रहेगा भाई? टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कि अगर राज्य इनको अच्छे तरीके से अपने दायित्वों को निभाएगा, अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तो उस राज्य के सभी नागरिक खुशहाल होंगे, उस राज्य में खुशहाली होगी। और वो राज्य कैसा बन जाएगा? वो राज्य बन जाएगा लोगों का कल्याण करने वाला राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, लोगों का कल्याण करने वाला राज्य बनाने के लिए संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है? डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है। ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में कौन सी व्यवस्था है, तो आप क्या कहेंगे? कौन सी व्यवस्था है भाई? डीपीएसपी की व्यवस्था है। तो समझ में आ गई होगी आपको। मैंने केवल आपको ये बताया कि डीपीएसपी क्या होते हैं। मैंने आपको केवल ये कहा है कि डीपीएसपी क्या होते हैं, तो वो आप समझ गए होंगे क्या होते हैं डीपीएसपी। जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार को जो दायित्व सौंपे जाते हैं, वो दायित्व ही क्या कहलाते हैं? वही डीपीएसपी कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं कि अगले प्रश्न पे कि डीपीएसपी कहां से लिए गए, तो आपको बता दूं कि डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। कहां से लिए गए? हैज बीन टेकन
फ्रॉम, जैसा कि अभी अजीत सिंह ने बताया था, कहाँ से लिए गए भाई, आयरलैंड से लिए गए। तो हम कह देंगे कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। यानी नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान लिया गया वो प्रावधान कहाँ से लिया गया, वो प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई कि डीपीएसपी क्या होते हैं। कैप्चर कर लो साथ में इसे, और एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि डीपीएसपी के बारे में कुछ पूछना है तो बता दीजिए। अगली क्लास में, कल की क्लास में हम डीपीएसपी पढ़ लेंगे सारे के सारे, कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जितने भी डीपीएसपी हैं सारे पढ़ लेंगे। जयश्री यादव आ गया सर, अजीत सिंह यस सर जी। तो आपने इसे कैप्चर तो कर लिया होगा, शीतल यादव यस सर, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, कैप्चर आपने इसे कर लिया होगा। अब आगे कल कंटिन्यू करता हूँ, क्लास का समय हो चुका है। तो कल हम शुरू करेंगे डीपीएसपी के बारे में, आपको मैंने बता दिया। कल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 36 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रवीण, अजीत सिंह, धन्यवाद भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे इसी समय पर। अगली क्लास आपकी 1:15 बजे जो होती है वो होगी, 4 बजे हिंदी की क्लास होगी, तो वो भी आप अटेंड करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं भाई।